हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का सोप एंड डिटर्जेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो इसको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, और इसको अच्छे से स्टडी करना है। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग मेंशन कर दी है। आप अब सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में क्या सबसे पहले समझेंगे कि देखिए, कोई भी सब्सटेंस माने एनी सब्सटेंस व्हिच हैव अ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज या क्लीनिंग बिहेवियर दैट इज कंसीडर्ड एज अ डिटर्जेंट। तो जब कभी भी कोई क्लीनिंग प्रॉपर्टी को कंटेन करता है, मतलब एक तरीके से उसे साफ करने में, हेल्प कराने में हमारी मदद करता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो एक डिटर्जेंट की कैटेगरी में आता है। आप सभी ने देखा होगा, अगर आप अपने गंदे हाथों को साफ करने की कोशिश करें सिर्फ पानी से, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर उस पे ग्रीस लगी हुई है, कोई डर्ट लगी हुई है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ पानी से, ओनली वाटर से वो वहां पे क्लीन हो जाए। आपको कुछ ना कुछ वहां पे यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम सोप होता है, ठीक है, या डिटर्जेंट होता है। तो आप डिटर्जेंट है क्या? डिटर्जेंट का मतलब है कि जो सब्सटेंस क्लीनिंग प्रॉपर्टी कंटेन करे, क्लीनिंग एक्शन को परफॉर्म करे, उसको आप कहते हैं डिटर्जेंट। अब देखिए, डिटर्जेंट दो टाइप के हो जाते हैं, एक होता है सोप, सोपी, और एक होता है नॉन सोपी। जो सोपी होता है उसे आप सोप कह देते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक तरीके से क्लीनिंग प्रॉपर्टीज हैं, या आप कह दो दोनों में क्लीनिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा ऐसा है कि लेदर फॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही सोपी की बात आती है तो हम उसे सोप कह देते हैं, और जो सिंथेटिक सोप्स होते हैं उसे हम बोल देते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट, या जस्ट डिटर्जेंट बोल देते हैं। तो दोनों बातें एक जैसी हो जाती है। तो डिटर्जेंट टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, एक हो गया सोपी और एक हो गया नॉन सोपी। सोपी को सोप बोल दिया गया और नॉन सोपी को क्या बोल दिया गया? जस्ट सिंथेटिक डिटर्जेंट बोल दो, या फिर आप उसको डिटर्जेंट भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हमने ये बात सीख ली कि जिसमें क्लीनिंग एक्शन प्रॉपर्टी है वो सोप और डिटर्जेंट की कैटेगरी में आएंगी। समझ में बात आई? ये बात समझ में आ गई। तो सोप जो है, अगर हम उसको सोपी डिटर्जेंट, नॉन सोपी डिटर्जेंट बोल रहे हैं, तो आप जस्ट उसे क्या बोल दीजिए, जस्ट सिंथेटिक डिटर्जेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन दोनों ही क्लीनिंग एक्शन प्रॉपर्टी को परफॉर्म जरूर जरूर करेंगे। देखिए, सोप अब अलग हो जाता है, डिटर्जेंट अलग होता है, ये मैं बाद में स्टडी करवाऊंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम सोप की बात करते हैं। तो सोप में क्या होता है कि हमारे पास कार्बन की एक लॉन्ग चेन होती है, जिसमें COH फंक्शनल ग्रुप उसमें लगा होता है, लेकिन हम COOH की जगह सोडियम यूज करते हैं, या उसकी जगह हम पोटेशियम यूज करते हैं, दैट इज अप टू द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर ये पार्ट होता है नेगेटिव, ये पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। ये हमारा आयनिक पार्ट होगा, मतलब दोनों ही आयनिक है। ये वाला पार्ट हमारा केटाइनिक केटाइनिक होगा, ये वाला पार्ट हमारा एनाइनिक होगा, ठीक है। तो अब इसमें हमने ये बोल दिया कि जब कभी भी लॉन्ग चेन कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन को होगी और उसमें सोडियम के सॉल्ट्स यूज होंगे या पोटेशियम के सॉल्ट्स यूज होंगे, तो उसको आप सोप की कैटेगरी में रखेंगे। तो सोप हमें दो पढ़ने हैं, देखिए, सोप के बारे में हमें दो चीजें समझनी है। कौन कौन से सोप है हमारे सामने? सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट सोप है, सोडियम स्टीरेट है बच्चों, और दूसरा सोप का नाम है सोडियम पाल्मिटेट। ये दो सोप आपको याद करने हैं। इसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। इसका C15H31COONA, ये पॉजिटिव और ये वाला पार्ट नेगेटिव, ठीक है। तो अब आपने इसमें देखा कि मैंने दो सोप के नेम रख दिए, एक का नाम दिया गया सोडियम स्टीरेट और दूसरे का नाम दिया गया सोडियम पाल्मिटेट, जिसका फॉर्मूला आपके सामने मेंशन है। अब होता क्या है, देखो बच्चों, ये जो चेन होती है, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की पूरी चेन, ये वाली, और यहाँ से यहाँ तक की चेन, ये एक पूरी चेन को माना जाता है। ये वाला पार्ट हम हटा सकते हैं, क्योंकि ये H को हटा के यहाँ पर पुट करा गया, इसके आप पोटेशियम भी रख दो, उसके जगह आप सोडियम रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि H को रिप्लेस करके ये आपने काम किया है। अदरवाइज ये होता क्या, ये C17H35COOH ही तो होता, ठीक है। ये एसिटिक एसिड्स के ही तो लॉन्ग चेन यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, लेकिन आपने इस H को रिमूव करवा दिया और इस H की जगह सोडियम ले लिया, या आप इसकी जगह पोटेशियम ले सकते हो, दैट इज अप टू यू। लेकिन हमें हमारी बुक के अकॉर्डिंगली सोडियम स्टीरेट, जो एनसीईआरटी बुक है, उसमें सोडियम स्टीरेट और सोडियम पाल्मिटेट के बारे में दिया गया है। तो दो सोप हमें इसके पढ़ने हैं, और दोनों के ही हमें फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। अब दोनों का एक्शन, मतलब सोप है तो ऑब्वियस सी बात है क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे ये अपना क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करते ही करते हैं, समझ में आई बात ये?
तो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक तरीके से इसे फैट की फॉर्म में यूज करते हैं। वेजिटेबल ऑयल हो गया, फैट हो गया, उससे हम इसका यूज करते हैं। बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल है जैसे कि जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, उन सब से सोप बनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसका फैटी एसिड्स का नाम ले रहे हैं। तो दो चीजें हमने यहाँ पे समझ ली कि एक सोडियम स्टीरेट हो गया और बच्चों दूसरा हमारा सोडियम पाल्मिटेट हो गया, ठीक है। समझ में आई बात? देखिए अब क्या होता है, सोप बनाया किससे जाता है? या तो वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाएगा, ये बात मैं आपको बता दूं, या फिर फैट से बनाया जाएगा। एनिमल फैट भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, एनिमल फैट भी यूज होता है। वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाएगा या किससे बनाया जाएगा? फैट से बनाया जाएगा। अब जब नेचुरली इस बात को हम सीखें तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं वेजिटेबल ऑयल में, जैसे क्या आ जाता है, वैसे कोकोनट ऑयल हो जाता है, इसके भी बनते हैं। कोकोनट ऑयल हो गया आपका, ठीक है, आपका पाम ऑयल हो गया, ठीक है, ऑलिव ऑयल हो गया, ये सब ऑयल्स जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। सनफ्लावर ऑयल हो गया। फैट में एनिमल फैट का यूज हम लोग करते हैं, यहाँ पर हम एनिमल फैट लेते हैं, ठीक। तो ये एक तरीके से इनके थ्रू जो है वो हमारा सोप की फॉर्मेशन बच्चों होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? सोप की फॉर्मेशन होती है। सोप यहाँ पे फॉर्मेशन अपनी करवाता है, ठीक है। दो बातें समझ में आई होंगी आपको। अब देखिए ये बनता कैसे है, मैं इसकी थोड़ी आपको फॉर्मेशन बता दूं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इसे रब कर देती हूँ मैं। अब बनने की बात क्या है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, फैट ले लिया या फिर हमने यहाँ ऑयल ले लिया, दोनों में से कोई ले सकते हो, दैट इज अप टू द रिक्वायरमेंट कि क्या है उसकी रिक्वायरमेंट है। एक तो फैट ले लिया है, फैट ले लो या फिर ऑयल ले लो, दोनों में से तुम कोई भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है। दूसरी बात, हमने इसमें NaOH का इंट्रोडक्शन करवाया। क्या करवाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक एल्कली है, एल्कली मतलब बेस्ड विद वाटर, ठीक है। इसको हीट करा दिया, हीट का साइन होता है ये। यहाँ पर आपका सोप बनेगा बच्चों, और साथ में एक बाई प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम होगा ग्लिसरॉल, ठीक। तो हमने हमारे फैट की फॉर्मेशन किस वे में करी? सबसे पहले फैट और ऑयल लिए, उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करने के बाद उसे हीटअप किया। हीटअप करने के बाद हमें सोप वहां पे मिला, ग्लिसरॉल वहां पर हमें ऐसा बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई जिसे हम अलग कर लेते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमने कैसे मैन्युफैक्चर करा, ये मैन्युफैक्चरिंग हो गई एक तरीके से कि कैसे आप सोप को बनाओगे बच्चों, ठीक है। तो ये सोप हमने फॉर्मेशन बना दी। अब देखिए इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हुई, कैसे कैसे हुआ, इस बात को हमें समझना है। अब देखो क्या होता है कि वो प्रोसेस, मैं इस एक वर्ड यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, सपोनिफिकेशन एक वर्ड है बच्चों, सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन का मतलब होता है द फॉर्मेशन या द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सोप विद द हेल्प ऑफ फैट और ऑयल विद एल्कली, दैट इज कंसीडर्ड एज अ सपोनिफिकेशन। तो आप इसमें क्या समझ रहे हैं कि जब आप सोप बना रहे हैं ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? सपोनिफिकेशन कर रहे हैं। तो कई बार टर्म में आ जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप यहाँ पर सपोनिफिकेशन का क्या मतलब समझोगे कि जब आप फैट एंड ऑयल को एल्कली के साथ यूज कराते हो, है ना, ये मैंने क्या बोला कि ये एल्कली वर्ड है। एल्कली का मतलब क्या होता है? बेस विद वाटर। इसका मतलब इसमें आपने हाइड्रोलिसिस करवाई होगी, हाइड्रोलिसिस की प्रेजेंस हुई होगी। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि जो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना, या उसमें मिला दो तो बात अलग होती है। उसमें मिलाने का मतलब भी यही है कि वाटर के साथ वो मिक्स हो गया, इसको ऐसे कह लो या वैसे कह लो, बात एक ही होती है। तो फैट और ऑयल जब बेस के साथ मतलब एल्कली के साथ मिक्सअप होते हैं और हीटअप कराए जाते हैं, तो वहां पर दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। एक मिलता है सोप जो हमें चाहिए चाहिए, और साथ में एक बाई प्रोडक्ट निकल जाता है जो हमारा होता है ग्लिसरॉल। बात समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे बताओ, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, बहुत सारे चीजें आप इसकी जगह कोई भी और चीज यूज कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो, सनफ्लावर ऑयल यूज कर सकते हो। ये तो डिपेंड होता है ना कि कैसे आपने अपना प्रोडक्ट बनाना है, अपना सोप बनाना है, जिस तरीके का सोप बनाना है। अगर अच्छी आपको एक तरीके से अपनी मार्केट वैल्यू मेंटेन करनी है, तो आप अच्छा उसमें रिएक्टेंट यूज करोगे, फिर उसका प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा। तो सेम यहाँ पर है कि अगर आप जो चीज यूज कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको क्या दे रहा है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि आपको अपनी मार्केट वैल्यू मेंटेन करनी है। सोप तो फॉर्मेशन हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इनसे भी सोप बना सकते हो। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे कि अब मैंने बोला कि कॉटन सीड ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल होता है, ठीक है, लिनसीड ऑयल होता है, बहुत सारे ऐसे ऑयल होते हैं जो थोड़े कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो उनसे सोप
बनाना थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे ये बात हमने सीख ली। अब देखिए बात क्या थी, बात ये थी कि आपको सोडियम स्टीरेट याद रख लेना है, सोडियम पाल्मिटेट याद कर लेना है। अब दो तीन बातें हैं कि भैया आप जब आप मैन्युफैक्चर करोगे, जब आप बनाओगे, अपना सोप फॉर्मेशन करोगे, तो आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें नीड किन चीजों की है, क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर दी नीड्स टू फॉर्म दी सोप ना एक्यूरेट अमाउंट। तो सबसे पहले आपको अपना फैट चाहिए या ऑयल चाहिए, या जो भी आप यूज करना चाहते हो, दैट इज अप टू यू। फैट और ऑयल चाहिए, जो भी आपको लेना है, ठीक है। इसमें NaOH होना चाहिए, अल्कली चाहिए, बिल्कुल बात सही है। एक सॉल्ट की भी बहुत जरूरत होती है, ये हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये तीन चीजें हमारे पास हैं। इन तीनों चीजों में, तीनों को कोई भी मिस नहीं कर सकता। वेजिटेबल ऑयल हो गया, कोई सा भी ऑयल ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये यूज करोगे, और कॉमन सॉल्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने सुना होगा, कास्टिक सोडा, है ना। इसको NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। ये आप शायद बीच में भूल गए होंगे, तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो ये तीन चीजों की हमें बेसिकली क्या है, रिक्वायरमेंट है। हम तीन चीजों से इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे बताओ। तो होता क्या है, अब देखो, इसका तो तुमने यूज पढ़ लिया, अब इसका जरा यूज पढ़ो। सॉल्ट का काम क्या होता है, जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, उस प्रोसेस के बाद हम लोग इसके अंदर सॉल्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो जो हमारा मिक्सचर बनता है, उसमें हम क्या करते हैं, लगभग 5 से 10 ग्राम जो है, वो हमारा सॉल्ट इसमें जाता है, ठीक है। जो फॉर्मेशन हमारी हुई, उसमें हम अपना क्या करते हैं, सॉल्ट को यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। अब सोप बन गया, बिल्कुल बात सही हुई। सोडियम कॉमन सॉल्ट हमने इसमें यूज कर दिया। फिर हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, कूलिंग करने के लिए छोड़ते हैं। अब क्या होता है कि जो जो हमारा मिक्सचर बना, उसमें सोप के पार्टिकल्स जो हैं वो सरफेस पे आना शुरू हो जाते हैं। जैसे वो कूल होता है, तो NaOH का काम क्या होता है, मतलब सॉरी NaCl का काम क्या होता है, NaCl कॉमन सॉल्ट है ये, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट का काम क्या होता है कि जो आपका सोप बना है, उसको सरफेस पर लेकर आओ, उसको वहां से सेपरेट आउट करो विद दी प्रोसेस ऑफ डेंसिटी के बिहाफ पे। क्योंकि यहाँ डेंसिटी मेंटेन होगी ना, अगर जिसकी डेंसिटी कम होगी वो सरफेस पर आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल की डेंसिटी क्या होती है, वो ज्यादा होती है, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। और सोप की डेंसिटी क्या होती है, वो कम होती है, तो वो सरफेस पर आ जाता है। फिर हम लोग इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, हमारा सोप मतलब हमें मिल जाता है। अब सोप मिल गया, इसमें आप अपने क्या यूज कर लो। अब आप अपने इसमें, जैसे आपको कोई परफ्यूम इंट्रोड्यूस करना है, कोई आपको खुशबू के लिए कोई चीज डालनी है, तो आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फिर कूल करो, अपने जो भी आपका मोल्ड है उसमें इसको इंट्रोड्यूस करके थोड़ा सेटअप होने के लिए छोड़ दो, उसमें आपका सूप तैयार हो जाता है। ये प्रोसेस है। तो बहुत ही इजी, कोई टफ वाली बात नहीं है। बस इसमें ये याद रखना होता है कि भैया हमें चाहिए चाहिए क्या चीज है, जो चाहिए उसको हमें परफेक्ट अमाउंट में चाहिए। जो यूज करवाना है वो किस पे यूज करवाना है, कब यूज करवाना है, क्या क्या टर्म्स हैं, वो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो गई, रिक्वायरमेंट हो गई, प्रिपरेशन हो गई। ये हम अपने दिमाग में बात समझ के रखेंगे। समझ में आई बात या नहीं आई, ये मुझे बताओ। अगर समझ में आ गई हो तो मुझे बताओ। क्योंकि देखिए, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे ना, तब तक आपको प्रीवियस चीजें समझ में भी नहीं आएगी जो प्रीवियस हो गई हैं। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं, तो उससे नेक्स्ट वाली वीडियो जरूर देखिए कि भैया, मतलब उसकी प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देखिए कि उसमें हुआ क्या है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे समझेंगे ना, तो आपको एक कंटिन्यूएशन में रहेगा। फिलहाल ये तो अलग एक टॉपिक है, सोप एंड डिटर्जेंट, बट जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनका एक कंटिन्यूएशन है। तो उस कंटिन्यूएशन के हिसाब से हमें इसको स्टडी करना होता है, ठीक है। तो बिहाफ ये है, मतलब इस चीज का ये एक तरीका है कि आप कैसे सोप बनाते हो और क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे सेटअप होता है, ये सारी बातें। क्लियर? चलिए, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ सोप। किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर ऑफ सोप के बारे में बात करनी है, वो हमें सीखना है, ठीक है। देखिए क्या होता है, मैंने आपसे क्या कहा था, कार्बन की एक लॉन्ग चेन होती है। जैसे मैंने आपसे बोला C17H35, तो C17H35COONA, ये वाला पार्ट हो गया। अब मैं C17 को अगर लिखना चाहूं, तो मैं 17 जो है वो कार्बन मेंशन करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए। तो मैं इसका CH2 का, मान लीजिए ये वाला है CH3, ये CH2 होगा,
इसका होल 7 कर देती हूँ, ये 7 हो गए, 10 कर देती हूँ, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 10 तो ये है और बाकी 1 2 3 4 5 6 और 7 जो है एक और ले लिया हमने, ये हो गया। ठीक बात समझ में आ गई क्या नहीं? 10 ये हो गए हमारे, 7 ये हो गए। तो अब यहाँ पर ये COONA है ये वाला, और ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये नेगेटिव पार्ट हो गया। तो ये जो पार्ट है, जो ये कार्बन, हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन है, हाइड्रोकार्बन की जो ये लॉन्ग चेन है ना बच्चों, हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन, ये जो चेन है और ये जो पार्ट है वो अलग थलग रहते हैं थोड़ा। अलग थलग कैसे कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूँ आपको, जैसे कि ये वाला जो पार्ट होता है इसको थोड़ा सा मैं ऐसे मेंशन कर देती हूँ। ये जो पार्ट होता है इस तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ये वाला पार्ट होता है हमारा हेड और ये वाला पार्ट होता है बच्चों टेल। मतलब ये हेड पार्ट है, ये टेल पार्ट है, इसको आप ऐसे समझिए। अब होता क्या है देखो, जब ये हेड वाला पार्ट है ना तो ये वाला वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है। इसे वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट बोलोगे तुम। किसके पार्ट को? इस वाले पार्ट को जो तुम्हारा हेड वाला पार्ट है, ठीक है। ये हेड वाला पार्ट है बच्चों, ये टेल वाला पार्ट है। तो अब इसमें क्या हुआ ना कि ये वाला पार्ट है वाटर अट्रैक्टिंग, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पार्ट होगा वाटर रिपेलिंग, ठीक है ना बेटा जी। ये वाटर अट्रैक्टिंग, ये वाटर रिपेलिंग। अब इसमें जरा ये बात समझ लो कि अगर ये वाटर अट्रैक्टिंग है, ठीक है, वाटर की तरफ ही जाता है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, या मैं ऐसे तुम्हें समझा दूं कि ये वाला पार्ट अपने आप को वाटर की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये वाला पार्ट अपने आप को वाटर की तरह सॉरी ये रिपेल करने की कोशिश करेगा, ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये तो बात हुई, समझ में बात आई या नहीं आई? ठीक है। तो ये जो पूरी कहानी चल रही है, इस पूरी कहानी में हमें ये बात सीखनी है कि अगर ये वाटर रिपेलिंग है तो ये ग्रीस लविंग होगा ना, ये ग्रीस की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट करवाएगा। और ये कैसा पार्ट होगा, ये ग्रीस हेटर होगा, इसे ग्रीस हेटर कह देते हैं, या ये डर्ट हेटर होगा। इसको इस तरीके से मेंशन कर दो, समझ में आई बात? ग्रीस मतलब जो गंदगी तुम्हारे क्लोथ्स पर है या जो भी तुम उसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। क्लियर या नहीं ये बताओ। अब क्या है देखो, अब कहानी क्या शुरू होगी कि अगर हमने ये समझ लिया कि ये वाला पार्ट हमारा हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है, नया टर्म आ गया हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब लविंग होता है, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, और ये हाइड्रो कैसा है, फोबिक है, ठीक है। तो अब जरा स्ट्रक्चर पे बात कर समझनी है कि ये चाहे ये वाला स्ट्रक्चर ले लो या C15H31 COONA ले लो, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, और ये वाला पार्ट हमारा टेल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं? ये इसका मतलब ये पार्ट हमारा हाइड्रोफिलिक है, ये वाला पार्ट हमारा हाइड्रोफिलिक है, और ये वाला पार्ट हमारा हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर भागेगा ये, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे सीखना है, चाहे ये वाला केस हो गया चाहे ये वाला केस हो गया, बात एक ही है, दोनों ही हमारे फॉर्मूले सोप के हैं। अब इसमें ये वर्क कैसे करते हैं, अभी तो हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, सोप का ये स्ट्रक्चर है। अब ये वर्क कैसे करते हैं ये हम पे बात करनी है, तो जरा उसकी बात कर लेते हैं कि क्लीनिंग एक्शन कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक वर्ड समझा दूं, ये एक माइसली वर्ड बोला जाता है जब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब सोप मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो जाते हैं ना, सोप मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइसली फॉर्मेशन। तो वहां पे माइसली फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है जब वहां पर बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाए। अब कैसे होगी क्या होगी मैं अब नेक्स्ट आपको टॉपिक स्टडी कराऊंगी, उसमें आप देखिए, ठीक है। तो आपने स्ट्रक्चर समझ लिया कि कौन सा हाइड्रोफिलिक है कौन सा हाइड्रोफोबिक है। अब हम नेक्स्ट इस पे क्लीनिंग एक्शन पे बात करेंगे। सपोज कर लो ये हमारा कोई भी डर्ट पार्टिकल है, ये हमारा बीकर है और इस बीकर में ये क्लीनिंग एक्शन हो गया, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ठीक बच्चों। अब देखो पानी का लेवल आपने अच्छे से मेंटेन कर दिया, पानी कम नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आपने क्या करा, जब ये पानी इसमें मतलब पानी में कोई भी गंदगी नहीं थी, कहने का मतलब कोई भी आपने ऐसा क्लोथ इंट्रोड्यूस नहीं करा था जिसमें कोई गंदगी नहीं थी, तब तक
हम स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे, ये वाले स्ट्रक्चर जरा देखना, ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये क्या समझ में आ रहा है इस बात से, इस बात से ये समझ में आ रहा है कि ये जो पार्ट है वो हमारा COONA वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये हमारा CONA वाला पार्ट है, और पीछे जो टेल वाला पार्ट है वो हमारा C17H35 है। तो ऐसी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे हमारे वाटर में, क्योंकि आपने अपना सोप इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक, अब हुआ ये कि जैसे ही इसके अंदर एक डर्ट आ गई, इसके अंदर कोई ग्रीस वाला आपने क्लोथ डाल दिया या कोई ऐसी गंदे कपड़े डाल दिए, वो साफ करने हैं, तो ये क्या करता है, सोप के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं उस डर्ट के आसपास। ये जो डर्ट है ये क्या करती, मतलब ये जो ये डर्ट वाला जो पार्ट है इससे क्या अटैच हो गया आपका, ये सोप के पार्टिकल्स अटैच्ड हो गए। ठीक है, अब देखो जरा ये वाला पार्ट कैसा है, वाटर अट्रैक्टिंग, तो वाटर अट्रैक्टिंग तो इधर है ना, ये देखो वाटर, ये वाटर है, तो वाटर के कांटेक्ट में ही तो ये वाला पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक ही तो पार्ट मैंने आपको बताया था, ये हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है, वो किसके कांटेक्ट में है, वाटर के कांटेक्ट में। ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है और ग्रीस लविंग है, दैट मींस डर्ट लविंग है, तो ये इसके टच में आ जाएगा, ये जब टच में आ जाएगा तो इसके साथ इसका अट्रैक्शन बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे ही यहाँ पर ये अटैच्ड होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, अब समझने वाली बात आ गई, कैसे समझने वाली बात आ गई, जरा ऐसे समझो, जैसा ऐसे समझो कि तुमने सबसे पहले ये मॉलिक्यूल है, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये इस तरीके से ये सब जुड़े हुए हैं। अब ये वाला फोर्स जो है ये वाला इससे अटैच्ड है, ये क्लोथ से अटैच्ड है, और क्लोथ जो है वो क्लोथ के ऊपर जो ग्रीस है वो इससे अटैच्ड है, इस वाले पार्ट से, मतलब इसका टेल वाला पार्ट इस ग्रीस वाले पार्ट से अटैच्ड है, ऐसे समझना। ठीक, ये वाला पार्ट जो है ग्रीस वाला पार्ट वो आपका इससे अटैच्ड है, तो अब क्या होगा, वाटर अपनी तरफ इसको खींचेगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो ये वाटर के पार्टिकल्स क्योंकि हाइड्रोफिलिक है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर इसका अट्रैक्शन होगा, ये दोनों पार्ट जो है वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, जैसे ही खींचेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, और जैसे ही इस पे फोर्स लगाएगा वैसे ही ग्रीस वाला पार्टिकल अपने आप को डिटैच करेगा वहां से, और इसके साथ अटैच्ड होके, इस टेल के साथ अटैच्ड होके पानी में घुल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे काम किसका हो रहा है, वाटर का हो रहा है, वाटर ही एक तरीके से क्या है, यहाँ ड्राइविंग फोर्स है। ये ड्राइविंग फोर्स ऐसे वर्क कर रही है कि जब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, जब अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, ठीक है, तो जैसे ही अपनी तरफ पुल करा इसने, ये वाले इस पे फोर्स लगी, जब इस पे फोर्स लगी तो इसने अपनी तरफ इसको पुल किया, पुल किया तो ये एक तरीके से वहां से उस कपड़े से डिटैच हो गया, अपने आप को उसने कांटेक्ट खत्म कर दिया और पानी में आके ये घुल गया। ठीक, सारे पार्टिकल्स जो अपने आप को एक तरीके से सोप के पार्टिकल्स एग्रीगेट हुए थे, उसी को मैं बोल रही हूँ माइसिली फॉर्मेशन। तो यहाँ पर माइसिली फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, एक तरीके से क्लस्टर बन जाता है, एग्रीगेट हो जाते हैं पार्टिकल, उससे हमने माइसिली फॉर्मेशन किया। क्लीनिंग एक्शन मैंने आपको समझा दिया। ये वाला पार्ट जो है, जो इसके हेड वाले पार्ट है, दैट इज अ हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड इट इज अटैच्ड टू द वाटर मॉलिक्यूल। नाउ द सीक्वेंस इज दैट, कि सीक्वेंस क्या है कि ये जो पार्ट है दैट इज कंसीडर्ड एज अ हाइड्रोफिलिक। नाउ इट इज हाइड्रोफिलिक बट इट इज ग्रीस लविंग, तो ये ग्रीस से अटैच्ड है, इस पे ये फोर्स लगाएगा वाटर, इसके साथ ये अटैच्ड हो जाएगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, और वहां पे ग्रीस वाले जो पार्टिकल है वो सब के सब पानी में आ जाएंगे, इसी तरीके से गंदगी साफ हो जाती है। तो कहने का सेंस ये है कि क्लीनिंग एक्शन सोप का इस तरीके से आप परफॉर्म करोगे, ग्रीसी पार्टिकल्स जब मिक्स हो जाएंगे तो वो वहां पर अपने आप को पानी में घोल देंगे, दैट मीन नीचे सेटल हो जाएंगे, क्योंकि वो एक तरीके से डेंसिटी उनकी ज्यादा होती है, वो नीचे सेटल डाउन होकर अपने आप को मेंटेन कर लेंगे। क्लियर हुई बात या नहीं, ये बताओ, ठीक है, समझ में आया। तो हम क्लीनिंग एक्शन इस तरीके से करते हैं, टू थिंग इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज टेल एंड सेकंड इज हेड, हेड वाला पार्ट और टेल वाला पार्ट, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक वाली बातें मैंने आपको समझा दी, वो आपको पता होगा, लिख भी दिया है, हाइड्रोफिलिक है, तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे। लेकिन बच्चों, सब खूबियां बढ़ने के बाद कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस होते ही हैं, हर किसी में कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, मुझ में भी बहुत सारी कमियां होंगी, आप में भी बहुत सारी कमियां होंगी, तो उन कमियों को भी थोड़ा थोड़ा फाइंड आउट तो करें ना, कि सोप में ऐसी क्या कमी है जो हम देख पा नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं, अभी देखते हैं कैसे सोप में क्या कमी है।
देखिए पानी इसका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, पानी में ही तो काम कर रहा है ना ये। अब पानी जो है वो बच्चों दो तरीके का होता है, एक होता है हार्ड वाटर, ठीक है, एक होता है बच्चों हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। नाम अगर पहली बार सुन रहे हो ना तो कोई बात नहीं, ठीक है, हार्ड वाटर होता है और एक सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर का क्या सेंस होता है कि जिस पानी में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं वो हार्ड हो जाता है, और इसमें नो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ ये होते नहीं और ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक। जब ये प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, जब ये प्रेजेंट नहीं होते हैं तो पानी जो है वो झाग मेंटेन करता है, झाग निकालता है। जैसे अगर मैं सोप की बात करूं तो सोप इस पानी में बहुत सारे लेदर फॉर्मेशन करेगा, बहुत सारे लेदर फॉर्मेशन करेगा। LETHER लेदर होता है, ठीक है, याद रखना, मिस्टेक मत कर देना कि मैं वो वाला लेदर नहीं बोल रही हूँ, LEATHER यहाँ लेदर है। तो ये लेदर जो है यह फॉर्मेशन अच्छी होगी, बहुत बढ़िया होगी, आराम से झाग आएंगे, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हार्ड वाटर में लेदर फॉर्मेशन नहीं होती है। अब अगर हार्ड वाटर है, लेदर फॉर्मेशन नहीं हो रही तो कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। खाना बनाने में भी ऐसे में दिक्कत होती है, पानी, दाल अगर आप इसमें चढ़ाएंगे, मतलब दाल अगर उबालेंगे तो वो पानी में बॉईल ही नहीं होगी, दूध जो होगा वो अपने आप को या तो वो खराब हो जाएगा या फट जाएगा, मतलब फॉर्मेशन अच्छा नहीं रहेगा वहां पे। तो हार्ड वाटर सुटेबल नहीं है ड्रिंकिंग पर्पज से भी, साथ ही साथ क्लीनिंग एक्शन के बिहाफ पे भी तो सॉफ्ट वाटर ही यूज किया जाता है। आगरा में बहुत हार्ड वाटर आता है, वहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ थोड़ा ऐसा है ना कि वहाँ पेठा बनता है तो वो क्या करते हैं उसको ऐसी फेंक देते हैं, या उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस कहीं ना कहीं प्रेजेंट हो ही जाते हैं, तो जिसकी वजह से हार्डनेस बहुत है वहां पर। अब उसका कोई भी रीजन हुआ, चाहे वहां पर कोई और चीज का भी मैं कह सकती हूँ, मैं ये नहीं बोल सकती कि सिर्फ पेठा बनाने की वजह से ऐसा है, बट ये है कि हाँ वहां पर बहुत ज्यादा क्या है कि हार्ड वाटर की परसेंटेज है। तो सॉफ्ट वाटर जो है वो कम आपको, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, कोई आपको दिक्कत नहीं कराएगा, लेकिन यहाँ लेदर फॉर्मेशन बहुत अच्छी होगी, यहाँ लेदर फॉर्मेशन नहीं होगी। अब पहली बात तो ये कि सोप को आप यूज नहीं कर सकते ऐसी जगह पे जहां पर सॉफ्ट वाटर ना हो, हार्ड वाटर हो। अब बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि हार्ड वाटर की प्रेजेंस है, तो फिर कैसे पॉसिबल है क्लीनिंग एक्शन, बिल्कुल एक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसका एक क्या करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहिए। जब हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे तो हमने सोचा कि अरे चलो कोई बात नहीं, अगर सोप वर्क नहीं कर पा रहा है तो कुछ का इसका सब्सटीट्यूट भी तो होगा। वो सब्सटीट्यूट क्या है, वो दूसरा जो सब्सटीट्यूट निकल के आता है उसका नाम ही बच्चों डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट ये नहीं देखता उसमें कोई उसके लिए सब चीज बराबर है, चाहे वो सॉफ्ट वाटर हुआ चाहे हार्ड वाटर हुआ। डिटर्जेंट जो आता है वो अपने आप में इन चीजों को ओवरकम करके आता है, कहता है कि नहीं भैया मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे सॉफ्ट हुआ चाहे हार्ड हुआ, मैं दोनों में काम करूंगा। मुझे ये नहीं है कि वहाँ कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट है या वहाँ मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हार्ड वाटर में भी फेवरेबल हूँ, मैं सॉफ्ट वाटर में भी फेवरेबल हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सोप की यही दिक्कत है कि वो सॉफ्ट वाटर में ही वर्क करेगा, हार्ड वाटर में वर्क नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक डिटर्जेंट स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक डिटर्जेंट है, नेक्स्ट टॉपिक डिटर्जेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, नो इशू, नो इशू रिगार्डिंग किसके, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर दोनों में ही वर्क करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये इसी पे यहाँ पर हमें इसको लाना पड़ा, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, समझ में आई बात। अब बात क्या है, अब बात क्या है कि यहाँ पर हमें हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डिटर्जेंट की कुछ एग्जांपल्स हम लोग याद कर लेते हैं, मतलब सीख लेते हैं कौन से फॉर्मूलाज हैं। जैसे वहां पर आपने सोडियम स्टीरेट देखा था, सोडियम पाल्मिटेट देखा था, तो यहाँ पर भी इसके एक पर्टिकुलर नेम है। कौन कौन से नेम है जरा देख लेते हैं, सोडियम टू डेगाइल बेंजीन सल सल्फर। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, CH3 CH2 का होल 11 C6H4 SO3N, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका हो गया हमारा, सोडियम टू डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, क्लियर हुई बात।
हाँ, ये पहला हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, डिटर्जेंट। दूसरा सुन, सोडियम डाइकाइल सल्फेट। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक, ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। तो कहने का सेंस ये, दो हमारे पास डिटर्जेंट हो गए। ये हमारे पास सोडियम 2 डाइकाइल सल्फेट है। 2 डाइकाइल मतलब 12 हो गए ना, 10 11 12, और सल्फेट SO4Na। सोडियम सल्फेट, सोडियम ये लिखा हुआ है, सोडियम सल्फेट ये हमारा पूरा होगा। ये देख लो, 2 डाइकाइल का मतलब 12 हो गए, तो 11 12, और बेंजीन, बेंजीन ये हो गया हमारा। सल्फोनेट, सल्फोनेट हमारा SO3Na होता है, मतलब SO3 नेगेटिव होता है, और सोडियम हमने यहाँ मेंशन कर दिया। दोनों में याद रखना, सल्फेट और सल्फोनेट दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं। तो ये बात हमने सीखी कि डिटर्जेंट जो है वो हमारा क्या है, डिटर्जेंट के अंदर भी क्लीनिंग एक्शन प्रॉपर्टी है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात बस ये है कि आपको ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में दोनों में ही काम करेगा। इसके बस आप एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो और इसके फॉर्मूलाज याद कर सकते हो। बाकी दोनों में डिफरेंस आ जाता है कि भाई डिफरेंस क्या है। सोडियम और डिटर्जेंट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो देखिए, सोप एंड डिटर्जेंट के फॉर्मूलाज होंगे। अगर मैं देख बताना चाहूँ इसको रब करके, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा एक तरीके से दोनों के क्या हो जाएंगे, डिफरेंसेस हो जाएंगे। एक तरफ मैं सोप को मेंशन कर दे रही हूँ बच्चों, और एक साइड हम लोग डिटर्जेंट मेंशन कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा, ये हमने मेंशन कर दिया सोप एंड डिटर्जेंट। अभी मैंने क्या बताया इसका फॉर्मूला, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें सोडियम 2 डाइकाइल बेंजीन सल्फोनेट, जिसे हम CH3 CH2 का होल 11 CH2 C6H4 और SO3Na मेंशन, यहाँ पे लिख लो, ये Na मेंशन कर दिया मैंने, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम 2 डाइकाइल सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 CH2 का होल 10 CH2 SO4 पॉजिटिव है। इधर क्या बन रहा है, C17H35 COON, और इधर क्या था, C15H31 COON। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, यहाँ पे बेंजीन के भी हैं और सल्फेट और सल्फोनेट वाले स्ट्रक्चर्स हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है। क्लियर होगी ये बात, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये फर्स्ट पार्ट हमारा, ये फर्स्ट। ठीक है, सेकंड, सेकंड क्या हो, ओनली यूज इन सॉफ्ट वाटर, यूज इन बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड, दोनों में तो यूज कर सकते हो इसको। इसकी कमी यही तो थी कि ये यूज नहीं हो पा रहा था। ये दिखाई दे रहा है ना, C15H31 है बच्चों। ठीक है, C15H31 है, ये 35 है, COONA। इसकी कमी यही तो थी ना कि ये अपने आप को इसमें सॉफ्ट वाटर में यूज करवा रहा था, हार्ड वाटर में ये यूज नहीं करवा रहा था। लेकिन इसमें क्या है, डिटर्जेंट में ये दोनों में ही यूज करवाएगा। सोप जो है वो सुटेबल है किसके लिए, ओनली फॉर सॉफ्ट वाटर। यहाँ पे ये हार्ड वाटर में भी होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो, ये क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए तो ये बायोडिग्रेडेबल है।
बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन कुछ डिटर्जेंट्स ऐसे हैं, सम डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। कुछ ऐसे डिटर्जेंट बना दिए जाते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है ही नहीं। इसका मतलब ये अगर देखा जाए तो एनवायरनमेंट को बहुत हार्म कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसे हमें चाहिए ही नहीं। हमें तो चाहिए भैया जो बायोडिग्रेडेबल हो, तो भैया हमारे लिए सोप सबसे बेस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं डिटर्जेंट भी करा ही देता है। ये कहने का मतलब ये है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं अपनी एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट ला ही देता है। तो कहने का सेंस ये है कि डिटर्जेंट भी कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इसका थोड़ा सा ये देखा जाता है कि इसका वीक क्लींजिंग प्रॉपर्टी है या क्लींजिंग नेचर है, लेकिन इसकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग नेचर देखी जाती है, जल्दी काम करता है ना। तो अगर लोगे और कहीं आप डिटर्जेंट ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, कपड़ों को जल्दी वॉश करने पे देखोगे कि जल्दी अपने आप को क्या करते हैं, वॉश करते हैं। तो इनका क्लींजिंग एजेंट जो है, क्लींजिंग प्रॉपर्टी है, स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, नेचर मैंने, तो आप इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये एक डिफरेंशिएट का भी तरीका हो गया कि कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये सोप और डिटर्जेंट के बारे में लोगों को समझना है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें ये बात समझनी है। तो हम इसका यूज कर सकते हैं कि 11 12 वही भी हटा सकते हैं इसको, ठीक है। और ये हो गया हमारा, ये 10 हुआ, 11 12। तो कहने का सेंस ये दोनों अपने आप में इस तरीके से प्रॉपर्टी मेंटेन करते हैं। आप देखिए, इसको समझिए क्या है। बाकी चैप्टर जो है वो आपका बच्चों फिनिश है। अब आप अपनी तैयारी करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंचे वीडियो और उनको हेल्प करिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।